हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, उसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप जानते हैं कि जल की उपस्थिति और विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोजन के यानी कि भोज्य पदार्थों के जो बड़े और जटिल अणु है, भोज्य पदार्थों के बड़े और जटिल अणुओं को छोटे व सरल अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है वह पाचन कहलाती है। जल की उपस्थिति और विभिन्न एंजाइमों की सहायता से भोज्य पदार्थ के बड़े व जटिल अणुओं को छोटे व सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब जानते हैं कि मनुष्य का जो भोजन होता है, मनुष्य के भोजन का पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों से होता है, जिसमें यकृत, लिवर और पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जैसी पाचन ग्रंथियां सहायता करती हैं। तो पाचन तंत्र के ध्यान रखेंगे कि पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता है पाचन ग्रंथियां, ये पाचन ग्रंथियां होती हैं, और दूसरा है आहार नाल। ये पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। ये पाचन तंत्र आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल, आप जानते हैं कि आहार नाल ये के कई भाग होते हैं और उन भागों की सहायता से पाचन होता है। तो आहार नाल के कई भाग हैं, जैसे मुख, आहार नाल के कई पार्ट हैं, मुख। उसी तरह दूसरा है मुख गुहा, मुख गुहा। इसके अलावा है ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा बड़ी आंत। उसी तरह पाचन ग्रंथियां भी दो होती हैं। एक होता है यकृत, लिवर, और दूसरा होता है अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो पाचन तंत्र, मानव का जो पाचन तंत्र है वह दो भागों से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो इन्हीं के द्वारा मनुष्य के भोजन का पाचन होता है। हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे आहार नाल। ध्यान रखेंगे, आहार नाल में मुख। आप जानते हैं कि भोजन मनुष्य के द्वारा मनुष्य मुख में ही भोजन ग्रहण करता है, और जैसे ही भोजन मुख में जाता है तो सर्वप्रथम दांत उसे तोड़ते हैं। आप जानते हैं कि मुख के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसे सर्वप्रथम दांतों से तोड़ा जाता है। ये भी आप जानते होंगे कि मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं, और 32 दांतों में ध्यान रखेंगे कि 20 दांत जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनको बोलते हैं दुधिया दांत। और 12 दांत जो होते हैं अस्थायी होते हैं। 20 दांत दुधिया होते हैं। दुधिया का मतलब है कि एक बार टूट जाते हैं, पुनः जन्मते हैं, लेकिन 12 जो अस्थायी दांत हैं जीवन में एक बार ही निकलते हैं। इन दांतों को कार्य और संरचना के आधार पर ये
4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कार्य और संरचना। कार्य और संरचना, उनकी बनावट और कार्य करने की क्षमता। कार्य और संरचना के आधार पर हम दांतों को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं? तो दांत होते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक तथा चवर्णक। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचर्वणक और चवर्णक। इनकी संख्या होती है 8। कृंतक दांतों की संख्या है 8, रदनक की है 4, उसी तरह अग्रचर्वणक की 8 की होती है और चवर्णक की 12 होती है। ध्यान रखेंगे, कृंतक वो दांत होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। हम जो भी मुख में भोजन डालते हैं तो सर्वप्रथम जो काम शुरू होता है कृंतक दांतों का होता है, जो भोजन को काटते हैं। और रदनक जो दांत होते हैं वह चीरने फाड़ने का काम करते हैं। चीरने फाड़ने वाले दांत रदनक होते हैं। और अग्रचर्वणक दांत, जिनकी संख्या 8 होती है, यह चबाने के काम करते हैं। इन्हीं दांतों के द्वारा ये चबाया जाता है। तो चबाने का काम करने वाले दांत होते हैं वह अग्रचर्वणक होते हैं और यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो चवर्णक है, जिनकी संख्या 12 होती है, तो चवर्णक ये पीसने का काम करते हैं। हमारी भोज्य पदार्थों को पीसने का काम करते हैं। और यह दांत, ध्यान रखेंगे कि ये दांत जब बच्चा 18 से 20 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो ये दांत उगते हैं। ये चवर्णक दांत, जिनकी संख्या 12 होती है, जो पीसने का काम करते हैं, 18 से 20 वर्ष की आयु में यह दांत निकलते हैं। इसलिए इसको अक्ल दंत या बुद्धि दंत भी कहते हैं। इसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं अकील के दांत, है ना, अक्ल दांत, या इसको बुद्धि दंत बोलते हैं। और यह 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में ही दांत निकलते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आपका भोजन मुख के द्वारा जो कार्य किया गया है, मुख में कार्य करने के बाद ये मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा, दांतों से तोड़ा गया भोज्य पदार्थ मुख गुहा में जाता है और मुख गुहा में ही यहाँ पर लार, ये लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रैंड्स होते हैं। और लार ग्रंथियां लार का स्राव करती है। और प्रश्न पूछा गया है कि लार से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पर टाइलिन। ध्यान रखेंगे कि टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और मुख गुहा में यह स्टार्च, मंड या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कि लार का पीएच मान होता है 6.8। लार का पीएच मान 6.8 होता है। नेक्स्ट, ये ग्रास नली, ध्यान रखेंगे ये ग्रास नली। तो ग्रास नली, इसमें ध्यान रखना है कि ग्रास नली और एक बड़ी आंत, ग्रास नली और बड़ी आंत मानव शरीर के 2 ऐसे भाग होते हैं कि जहां भोजन का पाचन नहीं होता है। ये आहार नाल के 2 ऐसे भाग, मानव शरीर के 2 ऐसे भाग, ग्रास नली और बड़ी आंत 2 ऐसे भाग हैं जहां भोजन का पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं अमाशय।
ध्यान रखेंगे अमाशय स्टमच हमारा पेट, ये भोजन जैसे ही ये ग्रास नली के माध्यम से, भोजन जैसे ही ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, वहां उपस्थित जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं, और यहां इस जठर रस में ध्यान रखेंगे कि भोजन ग्रास नली से अमाशय में जाता है, जहां उपस्थित ये जठर ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां ये जठर रस का निर्माण करती हैं, स्राव करती हैं, जिसमें आपका जल HCl, जल HCl और 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे आमाशय में ध्यान रखेंगे कि जल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 4 एंजाइम पाए जाते हैं, जो दांत से कटे हुए जो भोजन रहा, जो ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचा था, उस अमाशय को लुगदी के समान बना देते हैं, जिसे कायम कहते हैं। ये जल HCl यानी कि अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती है, जठर रस में जल HCl और 4 एंजाइम पाए जाते हैं, और यही भोजन को ये लुगदी के रूप में बना देते हैं। ये भोजन लुगदी के रूप में बनता है, उसको बोलते हैं काइम। ध्यान रखिए कि जल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो आप जानते हैं कि HCl हमारे अमाशय में जो भी एक भोजन का अम्लीय भाग, ये भोजन का ये अम्लीय भाग बनाता है। अम्लीय भाग भोजन को यह अम्लीय बना देता है, और ध्यान रखेंगे जो भी हमारे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वायरस है, विषाणु है, या अन्य जो कंकड़ पत्थर होता है जो हमारे अमाशय में प्रवेश करता है, यह HCl ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही इनको नष्ट करता है। तो जीवाणुओं, विषाणुओं और कंकड़ पत्थरों को नष्ट करने का काम HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और ये भी जानते हैं कि भोजन अधिक समय तक हमारे पेट में रहता है, तो अधिक समय तक खराब न हो, वो भोजन खराब न हो, इसलिए हमारा जो अमाशय में जठर रस के रूप में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वह एक फ्रिज की तरह काम करता है, हमारे भोजन को खराब होने से बचाने का काम करता है। और 4 प्रकार के जो यहाँ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, वो है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इमाइलेज। ये 4 प्रकार के यहां पर एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान रखिए कि पेप्सिन क्या पचाता है, तो प्रोटीन, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उन प्रोटीनों को पचाने का काम करता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इरेप्सिन भी, ये इरेप्सिन भी प्रोटीन को ही पचाने का काम करता है। तो पेप्सिन और इरेप्सिन ये प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। रेनिन का क्या पचाता है, अब जानते हैं कि दूध में पाए जाने वाला जो केसिन प्रोटीन होता है, ये दूध में पाए जाने वाले ये केसिन प्रोटीन को पचाता है। उसी तरह लाइपेज, ये लाइपेज फैट को पचाता है, वसा को पचाने का काम करता है, जबकि माइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। तो ये हमारे अमाशय में ये भोजन इन्हीं माध्यम से ये पचाए जाते हैं। अब आती बात छोटी आंत की, ध्यान रखेंगे ये छोटी आंत, तो ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, और यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है।
ये हमारे शरीर का जो छोटी आंत होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी भाग होती है, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और यही छोटी आंत जो अमाशय से काई मुक्त भोजन निकला हुआ है, अमाशय से निकला हुआ काई युक्त भोजन को जब छोटी आंत में जाता है तो वहां उपस्थित जो पाचन ग्रंथियां होती है, यकृत और अग्नाशय, ध्यान रखेंगे कि यहां पाचन ग्रंथियां जो यकृत जानते हैं कि यकृत में बना पीत रस और अग्नाशय में बना अग्नाशिक रस से बने जो पाचक एंजाइम होते हैं, वह पाचक एंजाइम काई युक्त भोजन को, जो काई युक्त भोजन आया था, इसको काइल में बदल देते हैं। काई युक्त भोजन को यह काइल में बदल देते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा बड़ी आंत की। अभी हमने पढ़ा था कि आहार नाल के 2 ऐसे भाग हैं जो भोजन को पचाते नहीं हैं, वो है ग्रासनली और बड़ी आंत। ध्यान रखेंगे कि बड़ी आंत की लंबाई ये 1 से 1.5 मीटर होती है। ये मानव शरीर में बड़ी आंत 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है और यहाँ पर 90% जल पाया जाता है और जो शेष हमारे जो अपचित भोजन होते हैं, जिसको पचाया नहीं गया है, अपचित भोजन भी यही इकट्ठा होते हैं। ये अपचित भोजनों का यही संग्रह होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है कोलोन, मलाशय, कोलोन, मलाशय, ये है मलाशय। ये हमारे जो बड़ी आंत है, इसी बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलोन, मलाशय और एक है अंधनाल। ध्यान रखेंगे कि कोलोन, ये कोलोन क्या होता है, तो आपके जल का संग्रहण यह कोलोन में ही होता है। और मलाशय आप जानते हैं कि जहां अपचित भोजन का यहाँ पर अपचित भोजन का ही ये संग्रहण होता है और समय पर धीरे धीरे यह मल द्वार के माध्यम से यह भोजन निकलता है, अपचित जो भोजन होता है। और तीसरा है अंधनाल। ध्यान रखेंगे कि ये जो अंधनाल होता है, अंधनाल के बढ़ने पर ये अपेंडिक्स रोग होता है। ये अपेंडिक्स रोग मल, ध्यान रखेंगे, यही अपेंडिक्स होता है। जब इसकी आकृति बढ़ जाती है तो अपेंडिक्स रोग होता है। वस्तुतः अंधनाल से जुड़ी ये जो कृमि रूप परिशेषिका है, इसका नाम है कृमि रूप परिशेषिका। ये कृमि रूप जो परिशेषिका होती है शाकाहारी जंतुओं में विकसित होती है, इसलिए सेलुलोज के पाचन में यह सहायक होती है। आप जानते हैं कि मांसाहारी सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं क्योंकि यह कृमि रूप परिशेषिका उनमें विकसित नहीं होती है। और मनुष्य सर्वहारी प्राणी है, यह शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो यह अंधनाल से जुड़ी यही कृमि रूप परिशेषिका होती है। इसी के बढ़ने से अपेंडिक्स रोग होता है। अब पढ़ेंगे हम पाचन ग्रंथियां। ये पाचन ग्रंथियों को देखेंगे थोड़ा सा। ये पाचन ग्रंथियां में हमारी यकृत और अग्नाशय है। पाचन ग्रंथियों में यकृत, अभी आपने देखा है लिवर, यकृत, तो यकृत
ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान रखेंगे कि सबसे प्रश्न पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, जो लगभग 1.5 kg, यह 1.5 किलो की होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है, तो लंबाई में ध्यान रखेंगे कि लंबाई में सबसे बड़ी जो है वह त्वचा होती है। वेट में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि लंबाई में त्वचा है। इसी के नीचे ध्यान रखेंगे कि यकृत के नीचे ही, ये यकृत के नीचे ही आपका, अगर इसमें देखते हैं तो यकृत के नीचे आपका ये स्प्लीन है, प्लीहा होता है। यकृत के नीचे ये प्लीहा होता है, जिसको, जहां से ये पीत रस इसी यकृत के नीचे पित्ताशय होता है, जहां से पीत रस का स्राव करता है। आप भी जानते हैं कि पीत रस का जो पीएच मान होता है, पीत रस कई बार पूछा गया है, पीत रस का पीएच मान कितना हो, तो 7.7 होता है। और ध्यान रखेंगे कि पीत रस जहां कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी एमल्सीकरण के द्वारा, एमल्सीकरण क्रिया के द्वारा यह फैट को पचाता है। आप जानते हैं कि मनुष्य मांस को कैसे पचाता है, तो इसी एमल्सीकरण के द्वारा मांस को पचाता है। यानी कि मनुष्य के द्वारा, ये एमल्सीकरण के द्वारा ये मांस को पचाया जाता है। अग्नाशय, दूसरा जो पाचन ग्रंथि है वह है अग्नाशय पैंक्रियाज। ध्यान रखेंगे ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यानी कि यह बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में यहां पर अग्न्याशिक नालिका पाई जाती है। अग्न्याशिक नालिका जो पाई जाती है, यहां से अग्न्याशिक रस का निर्माण करती है। अग्न्याशिक पूछा गया है कि अग्न्याशिक रस का पीएच मान कितना होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया, अग्न्याशिक रस का पीएच मान होता है 8.3। तो अग्न्याशिक रस, इसका एक दूसरा नाम पाचक रस भी है। तो ये अग्न्याशिक रस का निर्माण करती है, श्रवण होता है, और यहाँ पर सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। उसी तरह अग्नाशय, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ पर लैंगर हैंस दीपिकाएं पाई जाती है। ये लैंगर हैंस दीपिकाएं पाई जाती हैं। ये लैंगर हंस दीपिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे कि यही लैंगर हंस दीपिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। ये लैंगर हंस दीपिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, जो हमारे शरीर में ये ग्लूकोज, ये ब्लड में ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वह इंसुलिन हार्मोन होता है। और जब इसकी कम स्राव होता है, इंसुलिन का कम स्राव होता है, तो इसी के चलते, इसी के कम स्राव से व्यक्ति में जो रोग होता है उसको बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज। ये डायबिटीज रोग का कारण यही होता है कि इंसुलिन हार्मोन का कम स्राव होता है। और भी जानते हैं कि भारत में डायबिटीज के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं।
ध्यान रखेंगे कि भारत में ये 6% डायबिटीज के मरीज पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को डायबिटीज की राजधानी भी कहा गया है। और इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। नेक्स्ट फिर हम वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।